ये है द क्राइम टेल्स, जहां हम खोलते हैं अपराध के गहराइयों और युद्ध के परछाइयों के उन पन्नों को जिन्हें इतिहास अक्सर छुपा लेता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे कॉन्स्पिरेसी के बारे में जो भारत का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर सकती थी। यस, हम बात कर रहे हैं द मोदी असैसिनेशन कॉन्स्पिरेसी या फिर द ढाका मर्डर मिस्ट्री केस के बारे में। आप जो नाम इसे देना चाहें वो दे सकते हैं। इस कॉन्स्पिरेसी को समझते हुए कई सारे सवाल खड़े उठते हैं। क्या सच में ये एक फुल प्रूफ असैसिनेशन प्लान था? क्या सच में इसमें विदेशी ताकतों का हाथ था, जैसे आईएसआई और सीआईए? क्या सच में ऐसा हो सकता था या फिर ये सिर्फ एक घटनाओं का संजोग है? चलिए समझते हैं इसे पूरे विस्तार से। 31 अगस्त की रात को एक अमेरिकन नागरिक ढाका के लग्जरियस होटल में मृत पाया गया। होटल का नाम था द वेस्टिन होटल। इस अमेरिकन शख्स का नाम था टेरेंस एरेवल जैक्सन, जो एक बिजनेस ट्रिप पर ढाका आया करता था। लेकिन अगर आप टेरेंस की असलियत समझेंगे तो शायद आपको इस षड्यंत्र का पूरा पता चल जाएगा। और इस बार टेरेंस पिछले 4 महीने से ढाका में ही था। और हैरानी की बात तो ये है कि टेरेंस पिछले 20 साल से अमेरिकन गवर्नमेंट को अलग अलग डेजिग्नेशन से सर्व कर रहा था। 2003 में इसने अमेरिकन आर्मी ज्वाइन कर ली थी। ये ट्रुप कमांडर रह चुका था, ये आरओटीसी इंस्ट्रक्टर भी रह चुका था, और ऐसे प्रमोट होते होते ये स्पेशल फोर्सेस कमांड एयरबॉर्न का कमांड इंस्पेक्टर जनरल भी था। ये स्पेशल फोर्स एक एलिट यूनिट होती है जो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल ऑपरेशंस करने का ही काम करती है। टेरेंस कई ऑपरेशंस और असाइनमेंट का हिस्सा रह चुका है जो कि सीआईए ने साउथ एशिया में करवाए थे। सीआईए का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट एशिया में हमेशा से रहा है, काफ़ी लंबे समय से। अगर उदाहरण के लिए हम बात करें तो जैसे कि 1979 में अफगानिस्तान को देख लीजिए, या फिर 2022 में श्रीलंका, या फिर 2024 में बांग्लादेश, और सबसे रिसेंटली जो था 2025 में नेपाल। अगर आपको ये लगता है कि किसी भी देश की गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंकना सिर्फ और सिर्फ उनके जनता के हाथ में है, तो आप पूरी तरीके से गलत हैं। इसमें हमेशा बाहर की प्लानिंग और बाहर से ही फंडिंग आती है, तभी जाके इतना बड़ा कार्य हो सकता है। पिछले कुछ सालों में सीआईए ने बांग्लादेश में अपने कुछ अच्छे अच्छे बेसिस बना लिए थे। उसमें चित्तगांव जैसे, या फिर कॉक्स बाजार भी कह सकते हैं, जहाँ पर मिलिटेंट रिक्रूटमेंट का भी काम होता था, जहाँ से ड्रग्स सप्लाई होते थे और फेक करेंसी भी इंडिया में इंपोर्ट की जाती थी। अभी आपको स्क्रीन पर एक तस्वीर नजर आ रही होगी जहाँ टेरेंस एक बांग्लादेशी आर्मी पर्सन को ट्रेनिंग देते हुए दिखाई दे रहा है। टेरेंस तो बिजनेस ट्रिप पर आया था, तो ये आर्मी को क्यों ट्रेनिंग दे रहा है? ऐसे कई सारे सवाल खड़े हो उठते हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि उस होटल में तारा लिन अलेक्जेंड्रिया को भी उसके पूरी टीम के साथ देखा गया था जहां टेरेंस रुका था। तारा एक लॉजिस्टिक्स डायरेक्टर फॉर द यूएस एयरफोर्स है। पूरी टीम के लिए यूएस एम्बेसी ने होटल बुक करके रखे थे। क्या आपको नहीं लगता ये एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है? लेकिन अच्छी बात तो ये है कि वहाँ पे जितनी भी हरकतें हो रही थी उस पर भारत की कड़ी नज़र थी। चलो अब फिर से हम अगस्त 2025 के अंत में आते हैं। 27 अगस्त को टेरेंस जैक्सन के लिए रूम बुक होता है। यूएस एम्बेसी ने वेस्टिन होटल को ईमेल किया और टेरेंस के लिए रूम नंबर 808 बुक कर लिया। 27 अगस्त को टेरेंस चेक इन करता है। 28 की सुबह ब्रेकफास्ट और आफ्टरनून में लंच भी करता है, और इसी दौरान उसका होटल से बाहर आना जाना भी शुरू था। 29 अगस्त को टेरेंस पूरी तरह से बाहर ही था, लेकिन 30 और 31 को उसको किसी ने भी रूम से बाहर आते जाते नहीं देखा। जब 2 दिन हो गए तो हाउसकीपिंग स्टाफ को भी कुछ अलग लगा। तो होटल के मैनेजर ने जब यूएस एम्बेसी को कॉल किया और बताया कि आपके गेस्ट का कोई अता पता नहीं और वो रूम से भी बाहर नहीं आ रहे, तो लगभग 12 या 12:30 के आसपास यूएस एम्बेसी के ऑफिसर्स होटल पहुंचते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं कि टेरेंस बेड पर पीठ के बल पड़ा था। वो मर चुका था। अब वो किसी कारण से मर गया था या फिर उसका मर्डर हो गया था, ये समझने के लिए हमें थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। यूएस एम्बेसी के ऑफिसर्स ने सभी होटल के स्टाफ और मैनेजर को स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स दिए कि हमारे इन्वॉल्वमेंट के बारे में बाहर कोई भी खबर नहीं जानी चाहिए। बेसिकली ये बताया गया कि इस पूरे घटना का किसी को भी कोई खबर नहीं होनी चाहिए। एम्बेसी की पूरी टीम ने टेरेंस के बॉडी को लगभग 6 या 6:30 के आसपास यूएस एम्बेसी की तरफ भेज दिया। ढाका पुलिस भी साइड में ही खड़ी थी, लेकिन यूएस एम्बेसी के ऑफिसर्स ने ऑटोप्सी के लिए मना कर दिया और बयान या फिर स्टेटमेंट देने से भी इनकार कर दिया। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी इसे किसी ने कवर नहीं किया। बस ढाका के गिने चुने लोकल न्यूज़पेपर में ये बात आई। यूएस में ये बात काफ़ी फैल चुकी थी और यहाँ भारत में अभी तक इस खबर ने तेज़ी नहीं पकड़ी थी।
लेकिन सडनली उसके बाद ही एक कोइंसिडेंस होता है, या फिर ये कह लीजिए स्पेक्यूलेशन, क्योंकि यहीं से पीएम मोदी जी को मारने के प्लान की बात बाहर निकल कर आती है। और आपको पता ही होगा कि इसी दौरान पीएम मोदी तेंजिंग चाइना गए थे एससीओ समिट में, और 31 अगस्त को एससीओ समिट था और उसी दिन ढाका में टेरेंस की लाश मिलती है। इस समिट के दौरान पीएम मोदी और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एक मीटिंग करते हैं, एक अलग मीटिंग। लेकिन ये मीटिंग किसी कॉन्फ्रेंस रूम में नहीं बल्कि पुतिन के कार में होती है। 45 मिनट तक ये मीटिंग चली। दुनिया के दो सबसे बड़े लीडर एक कार में बैठकर क्या बात कर रहे थे वो तो अब तक किसी को नहीं पता। लेकिन इस मीटिंग का एक फ़ोटो वायरल होता है और समय के बाद एक्सपर्ट्स ने ये डॉट कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। और ये डॉट्स इतने सही तरीके से कनेक्ट हो रहे थे कि इससे साफ समझ में आ रहा था कि कोई मोदी जी के अगेंस्ट प्लानिंग चल रही है। लेकिन सीआईए को ये बात पता नहीं थी कि एसवीआर और रॉ भी सीआईए के सारे मैन्यूवर्स जानते हैं। एसवीआर को श्लुज़बा वेनेशी राजवेटकी कहते हैं। हो सकता है मैंने इसे गलत प्रोनाउंस कर लिया हो, लेकिन जिस तरीके से हमारा रॉ है कुछ उसी तरीके से रशिया का एसवीआर है, वो उनका इंटेलिजेंस सर्विस है। इस घटना के बाद ही थियरीज आना शुरू हुई कि मोदी एंड पुतिन की जो बातचीत हुई वो शायद इस विषय पर हुई होगी कि इंडिया एंड रशिया ने एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया, एक जॉइंट ऑपरेशन किया जिसमें सीआईए के टेरेंस जैक्सन को न्यूट्रलाइज किया गया है क्योंकि वो मोदी जी का असैसिनेशन करने आया था। ये थियोरी यहाँ से आई। लेकिन इस थियोरी को मजबूती तब मिली जब 2 सितंबर को पीएम मोदी भारत आए और न्यू दिल्ली के सेमिकॉन समिट में गए। वहाँ उन्होंने एक बात कही कि आप ताली किस लिए बजा रहे हैं, मैं गया था इसलिए या फिर वापस आया इसलिए। ये जो स्टेटमेंट था पीएम मोदी का, इसके बाद ही ये जो स्पेकुलेशन थी तेज़ हो गई और कुछ ही समय में भारतीय न्यूज़ चैनल पर इस बात को बताया गया कि टेरेंस जैक्सन पीएम मोदी को मारने आया था। रशिया इस बात को जानता था। रशिया एंड इंडिया ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया और उसमें टेरेंस को न्यूट्रलाइज कर गिराया। कुछ मीडिया कहता है कि रशिया ने पीएम मोदी की जान बचाई। सीआईए हमेशा से भारत में एक पपेट सरकार बनाना चाहती है जो उनके इशारे पर काम करे, और इसके लिए उन्होंने कई सारे प्रयास भी किए हैं। सीआईए हमेशा से भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहती है और ये वो बात अच्छे से जानते हैं कि अगर पीएम मोदी है तो ये उनके लिए इम्पॉसिबल है। रिसेंट टाइम में भारत ने एक्सटर्नल एग्रेशन को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया, चाहे वो पाकिस्तान का पहलगाम टेररिस्ट अटैक हो, रशियन ऑयल हो या फिर 50% टैरिफ हो। इस घटना को बीतने के बाद अमेरिका का रिएक्शन बड़ा ही चौंकाने वाला था। 1 सितंबर को फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस कमांड एयरबॉर्न, जहां टेरेंस जैक्सन काम करता था, वहां के स्पोक पर्सन ने एक बात साफ कर दी। उसने कहा कि टेरेंस का उनसे कोई भी लेना देना नहीं, वो अमेरिका में है और वो जिंदा है। उन्होंने ये बात भी कही कि हमारा कोई भी ऑफिसर बांग्लादेश में नहीं है। अगर यूएस आर्मी स्पोक पर्सन की बात सही है तो टेरेंस जैक्सन ढाका में क्या कर रहा था? यूएस एम्बेसी के तरफ से वेस्टिन होटल कैसे बुक हुआ? और उसके बाद उसके बॉडी को विदाउट ऑटोप्सी अमेरिका क्यों भेजा गया? रिसेंटली अमेरिका ने टेरेंस के लिंक्डइन प्रोफाइल को भी चेंज कर दिया है। जो आर्मी या फिर स्पेशल फोर्सेस के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी वहाँ पे, उन्होंने वो सारी की सारी रिमूव कर दी है। और दूसरी तरफ बांग्लादेश के जो सोर्सेस हैं उन्होंने भी कंफर्म किया है कि यूएस स्पेशल फोर्सेस के कई ऑफिसर बांग्लादेश में महीनों से तैनात थे। बांग्लादेश मिलिट्री को ट्रेनिंग देते हैं और उसी के साथ में वो वहाँ के जो रेडिकल ग्रुप्स हैं उन्हें भी मदद करते हैं। चलो अब बात करते हैं मोदी जी के असैसिनेशन प्लान के बारे में। क्या सच में जियोग्राफिकली ये पॉसिबल है? क्योंकि टेरेंस ढाका बांग्लादेश में था और पीएम मोदी तेंजिंग चाइना में थे, और अगर हम दोनों का डिस्टेंस देखें तो लगभग 250 से 300 किलोमीटर तक है। तो जियोग्राफिकली ये पॉसिबल नहीं लगता। और सीआईए कभी भी अपने एक ऐसे ऑफिसर को डायरेक्ट असैसिनेशन करने नहीं भेजेगी जो इतने बड़े डेजिग्नेशन पर था। लेकिन हाँ, ये है बात है कि इस पूरे असैसिनेशन को टेरेंस प्लान कर रहा था। वो मेन मास्टरमाइंड था और उसके एजेंट द्वारा हत्या हो सकती थी, लेकिन फाइनल ऑर्डर मिलने से पहले ही रशिया एंड इंडिया ने मिलकर उसे ख़त्म कर दिया। या फिर संभावना ये भी है कि जो असल में हमला करने वाला था वो एससीओ समिट में मौजूद था, और ये बात पुतिन जानते थे, इसीलिए उन्होंने पीएम मोदी को कार में बैठने के लिए कहा। और एक पॉसिबिलिटी है,
और वो ये है कि पोस्ट एससीओ समिट असैसिनेशन, यानी कि जब ये एससीओ समिट खत्म होगा उसके बाद का प्लान, जब मोदी जी चाइना से इंडिया लौट रहे हो। लेकिन वो भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो एयर रूट होता है वो भी पूरी तरीके से पहले ही सिक्योर कर लिया जाता है, क्योंकि जब कोई इतना बड़ा इंसान ट्रैवल कर रहा हो तो उनके लिए सारे रूट्स सिक्योर होती हैं। हो सकता है सीआईए ने कुछ अलग लेवल की प्लानिंग की हो, जैसे कि ड्रोन्स, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। और अगर कुछ था ही नहीं तो सडनली मोदी जी का पुतिन के कार में बैठना और वहाँ टेरेंस जैक्सन की हत्या, और उसके बाद बिना ऑटोप्सी करे डायरेक्ट बॉडी यूएस को भेजना, ये सारे घटनाएं बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं। और अगर मैंने कोई पॉसिबिलिटीज़ मिस की हो इस वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।